सोचिए कि एक 16 साल का लड़का है जिसके पास ना तो कोई विशाल सेना है, ना ही खजाने से भरा कोई शाही तहखाना और न ही कोई बहुत बड़ी रियासत। बिल्कुल खाली हाथ एक तरह से। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी वो लड़का एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख देता है जिसकी नौसेना ने विदेशी ताकतों को हैरत में डाल दिया और मतलब जिसकी युद्ध रणनीतियों ने उस समय के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्यों की नींद उड़ाकर रख दी थी। और ये कोई फिक्शन नहीं है, ये ऐतिहासिक यथार्थ है। सही कहा। और ये यथार्थ इसलिए भी इतना चौंकाने वाला लगता है ना, क्योंकि हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब दक्कन का पठार विशाल और अजेय मानी जाने वाली सल्तनतों से घिरा हुआ था। हाँ, और उन बड़ी ताकतों के बीच एक छोटे से क्षेत्रीय समूह का इस तरह से उभरना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। त्वरित विश्लेषण या कहें तो इस डीप डाइव का मिशन भी यही है, इसी पूरी घटना की गहराइयों में जाना। हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत है, विशेष रूप से अध्याय 3 द राइज ऑफ द मराठा, हम उसके पन्नों को पलट रहे हैं। जी, जिसमें कई नक्शे, ऐतिहासिक उद्धरण और घटनाओं के काफी डिटेल विवरण दिए गए हैं। हाँ, तो इन सब का विश्लेषण करके हम ये समझेंगे कि कैसे ये छोटा सा समूह ताकतवर मुगल साम्राज्य और बाद में अंग्रेजों को भी चुनौती देते हुए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गया। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, ये विश्लेषण किसी का पक्ष लिए बिना पूरी तरह से ऐतिहासिक दस्तावेजों और रणनीतियों पर ही आधारित होगा। बिल्कुल, ये स्पष्टता रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर जब भी हम मराठा इतिहास की बात करते हैं तो चर्चा सीधे तलवारों, युद्धों या संधियों पर पहुंच जाती है। हाँ, जो कि बहुत आम बात है। कि अगर हम थोड़ा पीछे हटकर एक बड़ा परिदृश्य देखें तो किसी भी विशाल सैन्य सफलता के पीछे एक बहुत गहरी वैचारिक और सांस्कृतिक नींव होती है। अचानक से एक दिन लोग उठकर साम्राज्य नहीं बना लेते। एग्जैक्टली। और मराठों के मामले में ये नींव बहुत पहले से तैयार हो गई थी। मतलब अगर हम उस नींव को समझें तो 13वीं सदी के यादव राजवंश और उनकी राजधानी देवगिरी के पतन के बाद दक्कन में एक बहुत बड़ा राजनीतिक खालीपन आ गया था। सत्ता का कोई एक बड़ा स्थानीय केंद्र नहीं बचा था, राइट? हाँ, बिल्कुल नहीं था। लेकिन जो बात हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट करते हैं वो ये है कि इस राजनीतिक खालीपन के बावजूद 12वीं सदी से चला आ रहा मराठी भाषा का साहित्य और संस्कृति उस खालीपन को एक अलग तरीके से भर रहे थे। अच्छा, तो मतलब राजनीतिक बिखराव था लेकिन सांस्कृतिक जुड़ाव बन रहा था। हाँ, और यहीं से कहानी असल में शुरू होती है। राजनीतिक उथल-पुथल अपनी जगह थी, लेकिन समाज के भीतर भक्ति आंदोलन ने एक जबरदस्त सांस्कृतिक लहर पैदा कर दी थी। 7वीं से 17वीं सदी के बीच ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास जैसे संतों ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने उपनिषदों और भगवद गीता का मराठी में अनुवाद किया था ना? जी बिल्कुल, उन्होंने उन जटिल संस्कृत ग्रंथों का मराठी भाषा में अनुवाद किया। मतलब उन्होंने उस ज्ञान को जो पहले केवल कुछ खास वर्गों तक ही सीमित था, हाँ, उसे आम जनता की समझ और पहुंच के दायरे में ला दिया। एकदम सही। और उन्होंने बाहरी कर्मकांडों और जातिगत ऊंच नीच के बजाय आंतरिक आध्यात्मिक उत्थान पर बहुत जोर दिया। सतह पर देखने में ये सिर्फ धर्म या अध्यात्म की बात लग सकती है, लेकिन गहराई में ये एक सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का बहुत बड़ा अभियान था, जिसने अलग अलग वर्गों में बटे हुए लोगों को एक सूत्र में पिरो दिया। हाँ बिल्कुल। अगर इसे आज की तकनीक की भाषा में समझा जाए ना, तो ये भक्ति आंदोलन समाज के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की तरह था। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? इसने पूरे समाज के बीच एक साझा नेटवर्क और एक आम भाषा तैयार कर दी। और फिर दशकों बाद जब शिवाजी का उदय हुआ तो उन्होंने इस तैयार नेटवर्क पर स्वराज्य का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। बिल्कुल, बिना उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता था। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या बिना इस सांस्कृतिक एकता के मराठा इतने शक्तिशाली हो सकते थे सिर्फ हथियारों के दम पर? मुझे नहीं लगता। बिना इस सांस्कृतिक एकता के एक आम किसान या मजदूर कभी भी उस बड़े विजन से नहीं जोड़ पाता। वे लोग सिर्फ एक राजा के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी साझा पहचान के लिए लड़ रहे थे। और इसी पृष्ठभूमि में 1630 में भोंसले वंश में शिवाजी का जन्म हुआ था। हाँ, उनके पिता शाहजी दक्कन के सुल्तानों की सेवा में थे ना? जी, वो एक बड़े अधिकारी थे और अक्सर सैन्य अभियानों पर बाहर रहते थे। इसलिए शिवाजी का पालन पोषण उनकी माता जीजाबाई की देखरेख में पुणे की जागीर में हुआ था।
और भाई ये कोई सामान्य बचपन तो बिल्कुल नहीं था। मतलब महज 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने स्थानीय किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। हाँ, इतनी कम उम्र में। उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वराज्य यानी एक पूरी तरह से संप्रभु राज्य का एक स्पष्ट विजन तैयार कर लिया था। विजन का होना बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन विशाल साम्राज्यों से लड़ने के लिए केवल अच्छी नीयत या स्पष्ट विचार ही काफी नहीं होते। चलिए इस पूरी बात की परतें खोलते हैं, क्योंकि विचारों को हकीकत में बदलने के लिए उन रणनीतियों ने जमीन पर कैसे काम किया। मुगलों और बीजापुर की सेनाओं के पास तो हाथियों, भारी तोपखाने और लाखों सैनिकों की ताकत थी। बहुत बड़ी ताकत थी। तो इसका मुकाबला मराठों ने अपनी छापामार युद्ध नीति, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, उससे कैसे किया। ये जमीन पर काम कैसे करता था। इसके पीछे पूरा विज्ञान भूगोल का था। मराठों ने भूगोल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। दक्कन का पठार और पश्चिमी घाट, जिन्हें हम सह्याद्री कहते हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति बेहद जटिल और उबड़ खाबड़ है। एकदम संकरे रास्ते। हाँ, अब सोचिए, मुगलों की भारी भरकम घुड़सवार सेना और तोपें इन संकरे पहाड़ी रास्तों पर पूरी तरह से बेकार हो जाती थीं, और मराठों के पास कोई भारी कवच नहीं होते थे। मतलब वो बहुत हल्के और तेज थे। बिल्कुल, वे छोटे समूहों में बढ़ते, अपनी तेज गति और इलाके के अचूक ज्ञान का उपयोग करते, दुश्मन की रसद काटते और पलक झपकते ही पहाड़ों में गायब हो जाते। इसका मतलब उन्होंने दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत यानी उनके आकार को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। एग्जैक्टली। और इसका सबसे नाटकीय उदाहरण तो प्रतापगढ़ के जंगलों में बीजापुर के सेनापति अफजल खान के साथ हुई मुठभेड़ है। वो घटना तो रणनीतिक चालाकी का एक मास्टर क्लास है। हाँ, लेकिन वो मुठभेड़ आखिर जीती कैसे गई। मतलब अफजल खान तो शारीरिक रूप से बहुत विशाल था और एक बहुत अनुभवी सेनापति था। देखिए, अफजल खान ने शिवाजी को बातचीत के बहाने एक तंबू में अकेले बुलाया था। अच्छा। और दोनों तरफ से ये तय था कि वे निहत्थे ही मिलेंगे। अच्छा। लेकिन शिवाजी को अंदेशा था कि ये एक जाल हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे लोहे का एक गुप्त कवच पहन लिया था। अच्छा। और अपने हाथ में एक बहुत ही खास हथियार छिपा लिया, जिसे वाघ नख कहते हैं। वाघ नख? मतलब बाघ के नाखूनों जैसा कुछ। हाँ, बाघ के नाखूनों जैसा एक धातु का हथियार जो उंगलियों में पहना जाता है। जब दोनों गले मिले तो खान ने कथित तौर पर शिवाजी को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़कर मारने की कोशिश की। ओहो। लेकिन शिवाजी के उस छिपे हुए कवच ने उन्हें बचा लिया और फिर उन्होंने उसी वाघनख से खान पर पलटवार कर दिया। बाप रे, और ये सिर्फ एक सेनापति को मारना नहीं था ना, ये तो पूरी बीजापुरी सेना के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। बिना नेतृत्व के उनकी सेना उन पहाड़ों में बुरी तरह फंस गई और हार गई। और हैरानी की बात यह है कि मुगलों के साथ भी उन्होंने इसी तरह की चौंकाने वाली रणनीति अपनाई थी। मुझे याद आ रहा है मुगल सेनापति शाइस्ता खान का किस्सा, जो 3 साल तक पुणे में डेरा डाले हुए था। हाँ, शाइस्ता खान। और फिर एक रात शिवाजी ने कुछ 100 सैनिकों के साथ उसके शिविर में घुसपैठ की। स्रोत में तो इसे आधुनिक सर्जिकल स्ट्राइक के समान बताया गया है। बिल्कुल, वो एक सर्जिकल स्ट्राइक ही थी। लेकिन इतनी भारी सुरक्षा के बीच ये घुसपैठ कैसे संभव हुई? उन्होंने बहुत गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने एक शादी की बारात का भेष बनाया और रात के अंधेरे में मुगल शिविर के उच्च सुरक्षा वाले इलाके में प्रवेश कर गए। क्या बात करे, बारात का भेष? हाँ, और ये कोई आम हमला नहीं था। वो सीधा शाइस्ता खान के सोने के कमरे तक पहुंच गए थे। इस हमले में खान की उंगलियां कट गईं और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। सच में? जी। और इसके बाद उसने इतना खौफ खाया कि सीधा महाराष्ट्र ही छोड़ दिया। कमाल है। लेकिन इसके बाद जो कदम उठाया गया वो शायद और भी बड़ा था। मुगलों के सबसे अमीर बंदरगाह शहर सूरत को लूटना। हाँ, 1664 की बात है ये। शोध बताता है कि वहां से लगभग 1 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए थे, जो उस समय के हिसाब से कोई खगोलीय राशि थी। पर मेरा सवाल यह है कि क्या ये हमला सिर्फ खजाना भरने के लिए था? मुगलों के सबसे अहम शहर पर हमला करने का असली मकसद क्या था? खजाना तो एक हिस्सा था, जाहिर सी बात है जी। लेकिन ये मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा और उनके अजेय होने के भ्रम पर एक सीधा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। एक मैसेज देना था। बिल्कुल। सूरत उस समय मुगलों का आर्थिक केंद्र था। अगर मुगल अपने सबसे सुरक्षित और अमीर शहर की ही रक्षा नहीं कर सकते तो वे पूरे भारत की रक्षा कैसे करेंगे?
सही बात है। और पता है, इस हमले की गूंज इतनी दूर तक गई कि इसकी खबर लंदन के मशहूर अखबार लंदन गजट में भी छपी थी। अरे वाह, लंदन तक खबर पहुंच गई थी। हम्म, लेकिन इसी सूरत की घटना में एक विरोधाभास भी नजर आता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ शहर में इतनी बड़ी लूट हो रही है, लेकिन स्रोत के अनुसार मराठों ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान धार्मिक स्थलों को हाथ तक नहीं लगाया। और तो और मोहनदास पारेख जैसे एक परोपकारी व्यक्ति के घर को भी बख्श दिया गया, क्योंकि वो गरीबों की मदद करता था। हाँ, ये ऐतिहासिक तथ्य है। मैं यही सोच रही थी कि युद्ध की इस चरम अफरा तफरी के बीच कोई शासक अपनी सेना से इन नैतिक नियमों का पालन कैसे करवा सकता है। और यहीं पर एक लुटेरों के गिरोह और एक अनुशासित राज्य की सेना के बीच का फर्क समझ आता है। शिवाजी का ये स्पष्ट निर्देश था कि युद्ध राज्य के खिलाफ है, आम नागरिकों या उनकी आस्थाओं के खिलाफ नहीं। और यही नैतिकता उन्हें एक वैध शासक के रूप में स्थापित कर रही थी। एग्जैक्टली। अब यहाँ से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, एकदम किसी थ्रिलर फिल्म की तरह। सूरत की घटना के बाद मुगलों का पूरा फोकस दक्कन पर आ गया था। जी, औरंगजेब बहुत बौखला गया था। हाँ, और उसने अपने सबसे बेहतरीन और चतुर सेनापति राजपूत जनरल जयसिंह को भेजा। और ये कोई साधारण मुठभेड़ तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। जयसिंह बहुत समझदार था। उसने मराठों की तरह जंगलों में उलझने की गलती नहीं की। उसने सीधे मराठों के किलों की घेराबंदी कर दी और उन्हें आर्थिक व सैन्य रूप से अलग थलग कर दिया। मतलब उसने उनकी सप्लाई लाइन ही काट दी। हाँ, और ये रणनीति इतनी असरदार रही कि शिवाजी को झुकना पड़ा और पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। उन्हें अपने कई महत्वपूर्ण किले मुगलों को सौंपने पड़े और अपने युवा बेटे संभाजी को मुगल सेवा में भेजना पड़ा। और इसी संधि के तहत उन्हें आगरा में औरंगजेब के दरबार में पेश होने के लिए भी बुलाया गया था ना। जी, और वहां उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उन्हें जानबूझकर एक कूटनीतिक चाल के तहत उस जनरल के पीछे खड़ा किया गया जिसे उन्होंने अतीत में युद्ध में हराया था। हाँ, जसवंत सिंह के पीछे। मतलब ये एक शासक के लिए बहुत बड़ा सार्वजनिक अपमान था। वो भरे दरबार से विरोध करते हुए बाहर निकल गए, जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें उनके निवास पर नजरबंद कर दिया। और मुगलों को लगा कि बस अब मराठा चुनौती हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन फिर वो ऐतिहासिक पलायन होता है, वो फलों और मिठाइयों की टोकरियों वाला मशहूर किस्सा। हाँ, दुनिया के सबसे महान एस्केप्स में से एक। लेकिन ये घटना वास्तव में अंजाम कैसे दी गई? मतलब सिर्फ टोकरी में छिप जाना इतना आसान तो नहीं रहा होगा, पहरेदार तो होंगे ही। ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक योजना थी। शिवाजी ने कई हफ्तों तक एक पैटर्न बनाया। उन्होंने बीमारी का बहाना किया और अपने स्वास्थ्य की दुआ करने वाले साधु संतों और ब्राह्मणों को हर दिन फलों और मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियां भेजना शुरू किया। अच्छा, तो वो रोज बाहर जाने लगी। हाँ, शुरुआत में पहरेदार हर टोकरी की बारीकी से जांच करते थे, लेकिन जब हफ्तों तक हर दिन सिर्फ मिठाइयां ही बाहर जाने लगी तो मानव स्वभाव के अनुसार पहरेदार लापरवाह हो गए। वो बोर हो गए होंगे रोज एक ही चीज देखकर। बिल्कुल, उन्होंने जांच करना बंद कर दिया और इसी मनोवैज्ञानिक चूक का फायदा उठाकर एक दिन शिवाजी और संभाजी उन्हीं टोकरियों में छिपकर बाहर निकल गए। और फिर आगरा से महाराष्ट्र तक का लंबा सफर उन्होंने साधुओं के भेष में तय किया। उफ, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है ये। लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल एक शारीरिक पलायन नहीं था। मतलब? मेरा मतलब है कि आगरा का ये अपमान और वहां से बच निकलना ही शायद वो बिंदु था जिसने शिवाजी की सोच को पूरी तरह बदल दिया होगा। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। उन्हें ये एहसास हो गया होगा कि मुगलों के अधीन रहकर या संध्या करके कभी सम्मान नहीं मिल सकता और अब अपना खुद का संप्रभु राज्य घोषित करना ही अब एकमात्र रास्ता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आगरा से लौटने के बाद उनका कूटनीतिक और सैन्य रूप पूरी तरह बदल गया था। अब बात सिर्फ कुछ किलों को वापस पाने की नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण की थी। और इसी सोच का अंतिम परिणाम था 1674 में रायगढ़ के पहाड़ी किले में उनका भव्य राज्याभिषेक। जी, जहां पूर्ण वैदिक रीति रिवाजों के साथ उन्हें श्री राजा शिव छत्रपति की उपाधि दी गई। और उन्होंने अपना स्वयं का युग भी शुरू किया था ना, जिसे राज्याभिषेक शक कहा गया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है,
अगर उनके पास पहले से ही ताकत और सेना थी, तो इस राज्याभिषेक के दिखावे या कहें तो इस औपचारिकता की जरूरत क्या थी? देखिए, ताकत होना और उसे वैध माना जाना दोनों बहुत अलग बातें हैं। अच्छा। बिना एक आधिकारिक राज्याभिषेक के अन्य विदेशी ताकतें और भारतीय शासक उन्हें सिर्फ एक विद्रोही जमींदार मानते थे। लेकिन छत्रपति की उपाधि धारण करने के बाद वे एक वैध संप्रभु शासक बन गए। ओ, मतलब अब वो मुगलों या किसी भी यूरोपीय ताकत के साथ बराबरी के स्तर पर संधियां कर सकते थे। एग्जैक्टली। और इसके बाद ही उन्होंने दक्षिण दिग्विजय यानी दक्षिण की विजय का बड़ा अभियान शुरू किया था, जहां तमिलनाडु और कर्नाटक के हिस्से जीते गए थे। स्ट्रेटेजिक गहराई दी थी। बिल्कुल दी थी। क्योंकि जब मुगलों ने बाद में महाराष्ट्र पर पूरी ताकत से हमला किया, तो मराठों के पास पीछे हटने और फिर से ताकत जुटाने के लिए दक्षिण का एक सुरक्षित इलाका मौजूद था। सही कहा। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब इलाके जीतना और रणनीतियां बनाना एक बात है, लेकिन उन जीते हुए इलाकों पर एक न्यायपूर्ण शासन चलाना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल काम है। तो युद्ध के मैदान से परे इस नए स्वराज्य का प्रशासन कैसा था? प्रशासन के मामले में शिवाजी बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल यानी 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी। लेकिन जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी सुधार उन्होंने किया वो ये था कि उन्होंने पदों को वंशानुगत होने से रोक दिया। मतलब अगर कोई सेनापति या मंत्री है तो उसका बेटा अपने आप उस पद का हकदार नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं, योग्यता के आधार पर पद मिलेगा। पर ऐसा क्यों किया गया? हाँ। उस जमाने में तो यही सब चलता था। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब पद पीढ़ियों तक एक ही परिवार में रहते हैं तो वे परिवार अपनी खुद की छोटी रियासतें बना लेते हैं और केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर देते हैं। एग्जैक्टली। शिवाजी ने इस खतरे को पहचाना। उन्होंने अधिकारियों को जागीरें देने के बजाय सीधे राज्य के खजाने से वेतन देना शुरू किया। अच्छा, कैश सैलरी। हाँ, और अधिकारियों का समय समय पर एक इलाके से दूसरे इलाके में तबादला भी किया जाता था, ताकि कोई भी एक व्यक्ति किसी क्षेत्र पर अपना एकाधिकार ना जमा सके। इसके अलावा मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन देने की व्यवस्था भी की गई थी। अरे वाह, ये तो एकदम आज की आधुनिक नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी ऐसा लगता है। और सिर्फ प्रशासन ही नहीं, मैं पढ़ रही थी कि उनकी जन संवेदना भी बहुत हैरान करने वाली थी। हाँ, वो पेड़ों वाला पत्र। हाँ, स्रोत में दिए गए उनके एक पत्र का जिक्र है जो उन्होंने नौसेना के लिए जहाज बनाने वाले अधिकारियों को लिखा था। जी, जिसमें स्पष्ट निर्देश था कि जहाज बनाने के लिए जंगल तो काटे जा सकते हैं, लेकिन आम किसानों द्वारा लगाए गए उपयोगी पेड़ जैसे आम और कटहल बिल्कुल ना काटे जाएं। बिल्कुल। और पत्र में लिखा था, यदि आप दूसरों पर अत्याचार करके कुछ हासिल करते हैं तो वो जल्द ही नष्ट हो जाता है। मतलब ये सुनने में 17वीं सदी का पर्यावरण संरक्षण लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई आर्थिक कारण भी था? पर्यावरण संरक्षण तो था ही, लेकिन ये शुद्ध रूप से एक आर्थिक और सामाजिक समझ भी थी। देखिए, आम और कटहल के पेड़ों को बड़ा होने और फल देने में दशकों लग जाते हैं। हाँ, पीढ़ियां लग जाती हैं। और वो पेड़ पीढ़ियों तक किसानों की आजीविका चलाते हैं। अगर सेना उन पेड़ों को काट देती तो राज्य की सुरक्षा तो हो जाती, लेकिन उस सुरक्षा की कीमत आम आदमी को अपनी आजीविका खोकर चुकानी पड़ती। कितनी गहरी सोच है। एक शासक के रूप में ये उनकी जिम्मेदारी थी कि राज्य का विकास जनता के विनाश पर ना खड़ा हो। बिल्कुल। और यही सोच नौसेना के मामले में भी दिखाई देती है। उस दौर में जब ज्यादातर भारतीय शासक समुद्र को विदेशियों के भरोसे छोड़ चुके थे, शिवाजी ने अपनी खुद की नौसेना का निर्माण किया। हाँ, जो कि उस समय भारत में बहुत दुर्लभ था। और इसी नौसेना के बल पर उन्होंने डचों को भारतीय जल क्षेत्र में गुलामों का व्यापार करने से रोका था। स्लेव ट्रेड। हाँ, उस दौर में यूरोपीय शक्तियां बेरोक टोक भारतीयों को पकड़कर गुलामों के रूप में बेच रही थीं, और बाकी भारतीय शासक इस पर बस आंखें मूंदे हुए थे। और मराठा नौसेना ने हस्तक्षेप किया। ये कदम ये साबित करता है कि उनका स्वराज्य सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी जनता की मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए भी था। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इतिहास का एक क्रूर सच भी है, जो विचार इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है उसे समय की कसौटी से भी गुजरना पड़ता है। 50 वर्ष की आयु में शिवाजी का बीमारी से निधन हो गया। जी, 1680 में। तो संस्थापक के जाने के बाद उस स्वराज्य के सॉफ्टवेयर का क्या हुआ? उनके निधन के बाद मराठा साम्राज्य का सबसे भयावह दौर शुरू हुआ। औरंगजेब ने इसे मराठों को खत्म करने का सबसे सही समय समझा और अपनी पूरी ताकत के साथ दक्कन पर टूट पड़ा। उसने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पकड़ लिया
और उन्हें भयानक यातनाएं देकर मार डाला। उसे लगा कि नेतृत्व खत्म होने से साम्राज्य बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, राइट? बिल्कुल नहीं। यहीं पर वो सांस्कृतिक एकता काम आई जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। वो भक्ति आंदोलन वाला नेटवर्क। एग्जैक्टली। जब राजा नहीं रहा तो ये युद्ध जनता का युद्ध बन गया। संभाजी के भाई राजाराम और बाद में उनकी रानी ताराबाई के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता का एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष लड़ा गया। और औरंगजेब का क्या हुआ? औरंगजेब 25 साल तक दक्कन के पहाड़ों में ही उलझ कर रह गया। उसका खजाना खाली हो गया और अंततः वहीं उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मुझे लगता है इस लंबे अस्तित्व के संकट ने मराठा प्रशासन की पूरी संरचना को ही अंदर से बदल दिया होगा। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव आया था। जो केंद्रीयकृत और अनुशासित ढांचा शिवाजी ने बनाया था वो धीरे धीरे विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइज्ड होने लगा। मुझे ये किसी ऐसे स्टार्टअप की तरह लगता है जो बहुत तेजी से स्केल कर गया हो और अपनी कोर कंपनी कल्चर ही भूल गया हो। ये तुलना बहुत सटीक है। सत्ता धीरे धीरे छत्रपति के हाथों से खिसक कर उनके प्रधानमंत्रियों यानी पेशवाओं के हाथों में जाने लगी थी। हाँ, जैसे बाजीराव प्रथम। बिल्कुल। और पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों ने अपने प्रभाव का अभूतपूर्व विस्तार किया। उन्होंने उत्तर में लाहौर और पेशावर तक और पूर्व में बंगाल तक अपना झंडा फहरा दिया। लेकिन इस तेज विस्तार को चलाने के लिए उन्हें एक नई राजस्व प्रणाली की जरूरत पड़ी होगी ना? जी, और यहीं से चौथ और सरदेशमुखी की शुरुआत हुई। स्रोत के अनुसार वे अन्य प्रांतों से चौथ यानी राजस्व का 25% और सरदेशमुखी यानी अतिरिक्त 10% कर वसूलते थे। हाँ। और बदले में उन प्रांतों को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा की गारंटी देते थे। अगर इसे सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये 17वीं सदी में एक वैध राज्य द्वारा चलाया जाने वाला प्रोटेक्शन रैकेट था। ये एक बहुत कठोर तुलना है, लेकिन प्रशासनिक नजरिए से देखा जाए तो ये काफी हद तक सच थी। इससे उन्हें बिना एक मजबूत केंद्रीय खजाने के भी दूर दराज के इलाकों में अपनी सेनाएं बनाए रखने में मदद मिले। हाँ, लेकिन इस विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। जैसे जैसे साम्राज्य फैला, अलग अलग क्षेत्रीय सरदारों जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, इनके पास बहुत अधिक स्वायत्तता आ गई। और यहीं पर मुझे सबसे बड़ी आपत्ति नजर आती है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से ये बताता है कि मराठों के बंगाल अभियान के दौरान जो करीब 10 साल चला था, वहां आम लोगों पर बहुत क्रूर अत्याचार हुए थे। हाँ, ये एक कड़वा ऐतिहासिक सच है। मतलब ये बात मुझे हजम ही नहीं हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे उनके संस्थापक ने पर्यावरण और मानवाधिकारों की रक्षा की, डचों के गुलाम व्यापार को रोका, और बस कुछ दशकों बाद वही सेना बंगाल में किसानों पर अत्याचार कर रही है। ये वैचारिक पतन कितनी तेजी से कैसे हो गया? देखिए, जब कोई व्यवस्था इतनी बड़ी हो जाती है ना कि केंद्र का नियंत्रण ही खत्म हो जाए, तो स्थानीय जनरलों की प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं। शिवाजी के समय में सेना को सीधा वेतन मिलता था और लूटमार की सख्त मनाही थी। हाँ, वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन बाद के दौर में सेनापतियों को युद्ध का खर्च खुद निकालना पड़ता था। इसलिए दूर के प्रांतों में गए मराठा सरदारों ने आम लोगों के अधिकारों की परवाह किए बिना केवल धन उगाहने पर ध्यान केंद्रित किया। वे अपने मूल आदर्शों से बहुत दूर भटक चुके थे। और इसी भटकाव और आपसी कलह का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों के हाथों उन्हें एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था पानीपत में। हालांकि ये मराठा शक्ति का अंत नहीं था। महादजी शिंदे जैसे बेहतरीन सेनापतियों के नेतृत्व में मराठों ने 1771 में फिर से वापसी की और दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। हाँ, और मैंने पढ़ा था कि नाना फडनीस जैसे कूटनीतिज्ञों ने तो अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर के हैदर अली और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर एक अखिल भारतीय गठबंधन तक बना लिया था। जी, ये उनकी कूटनीतिक सूझबूझ का चरम था। लेकिन जब नाना फडणवीस का निधन हुआ तो सरदारों के बीच की आपसी गुटबाजी पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। और एक बटी भी ताकत कभी भी एक नई और संगठित चुनौती का सामना नहीं कर सकती। अंग्रेजों की बेहतर तकनीक, उनका कड़ा सैन्य अनुशासन और मराठों की आंतरिक फूट, इन सब के चलते 1775 से 1818 के बीच हुए 3 एंग्लो मराठा युद्धों के बाद आखिरकार इस विशाल साम्राज्य का पतन हो गया। बिल्कुल। तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को अगर हम समेटें तो ये सच में एक बहुत ही असाधारण कहानी है।
एक ऐसा साम्राज्य जो दक्कन के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और एक 16 साल के लड़के के विजन से शुरू हुआ था। हाँ, जिन्होंने भूगोल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, भक्ति आंदोलन से मिली सांस्कृतिक एकता का इस्तेमाल किया और एक ऐसी छापामार युद्ध नीति विकसित की जिसने उस दौर के सबसे अजेय साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया। और आज के सूचनाओं के दौर में हम इससे क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है ये इतिहास हमें ये सिखाता है कि अगर आपके पास विशाल संसाधन नहीं है लेकिन आपकी रणनीति सटीक है, आपके लोगों में एक साझा उद्देश्य है और आपको अपनी परिस्थितियों की गहरी समझ है, तो आप किसी भी स्थापित और बड़े सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं। सही बात है। लेकिन साथ ही ये विस्तार और मूल्यों के पतन का एक चेतावनी भरा सबक भी है। बिल्कुल। संसाधनों की कमी को तो विजन से पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर नींव के मूल्य ही भुला दिए जाए तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी बिखर जाता है। एकदम सटीक बात कही आपने। तो इस गहरी पड़ताल को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले ऐतिहासिक तथ्यों के इस पूरे सफर से निकला एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ना लाजमी है। अक्सर इतिहास की आम धारणा ये मानती है कि अंग्रेजों ने भारत की सत्ता सीधे मुगलों से छीनी थी। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन असलियत ये है कि 18वीं सदी के अंत तक मुगलों का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका था। अंग्रेजों का सबसे बड़ा और असली मुकाबला मराठों से हुआ था। उन्होंने भारत पर कब्जा मुगलों से नहीं बल्कि इन मराठों से किया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है और ये इतिहास का एक बहुत बड़ा अगर ऐसा होता तो क्या होता वाला सवाल छोड़ जाता है। सोचिए, जो साम्राज्य इतनी छोटी शुरुआत से उठकर पूरे उपमहाद्वीप पर छा गया था, अगर मराठा सरदारों के बीच आपसी फूट ना पड़ी होती, अगर उन्होंने अपने संस्थापक के उस केंद्रीकृत प्रशासन और उन मानवीय आदर्शों को बरकरार रखा होता, तो क्या आधुनिक दक्षिण एशिया का राजनीतिक नक्शा और हमारा इतिहास पूरी तरह से अलग नहीं होता? सोचने वाली बात है।